डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, हम चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कर रहे हैं। सो इससे पहले कि हमने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है, अब हम इनके आगे के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का रिवीजन। सो टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ओके, सो क्या क्या होती है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन। एडिशन के लिए इंटीजर की प्रॉपर्टी, फर्स्ट में हम एडिशन के लिए इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सो देखिए यहाँ पर द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, दैट इज for any integer a and b, a plus b is an integer. That means यदि हम कोई दो ऐसे नंबर लेते हैं, ऐसे दो नंबर जो कि इंटीजर, ऐसे दो इंटीजर लें, यदि उनका दो सम करें हम, इन दोनों इंटीजर का यदि हम सम करते हैं तो जो सम हमें फाइंड होता है, जो सम हमें फाइंड होगा वो कैसा होगा? इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमने 1 इंटीजर लिया है, ठीक है, और 4 इंटीजर लिया है, इन दोनों को यदि हम सम करते हैं तो हमें क्या फाइंड हो रहा है? 5, जो भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह -1 और -4 ये दोनों भी क्या है? इंटीजर है। यदि इनको ऐड किया जाए तो भी हमें क्या फाइंड होगा? -5 एक इंटीजर फाइंड होगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि हम दो इंटीजर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं तो उनका जो सम फाइंड होगा वो भी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन के लिए बात कर रहे हैं तो हमने एडिशन किया है। क्लियर दैट? नेक्स्ट यदि देखिए एग्जाम्पल, यदि -2 + 2 -3 + 2, -3 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 2 भी क्या है? एक इंटीजर। ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। जब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें निगेटिव इंटीजर फाइंड हो रहा है, बिकॉज देखिए 3 और 2 दोनों में से बड़ा कौन है? ग्रेटर कौन है? 3 है। तो 3 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए आंसर में माइनस आया, विच इज एन इंटीजर। ओके, तो एडिशन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम दो इंटीजर का यदि सम करते हैं तो हमें इंटीजर फाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की। ओके, देन प्रॉपर्टी 2, कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ क्या होता है? सो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। दैट मीन्स a + b इक्वल होगा b + a, है ना। दो ऐसे इंटीजर को यदि हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यदि उनका प्लेस चेंज कर दिया जाए, देखिए पहले a + b लिखा था, अब लिखा है b + a। सो वेयर a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है? इंटीजर्स है। यदि उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, प्लेस चेंज कर दिया जाए, तो इनका सम कैसा होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि जब हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, यदि उनका ऑर्डर चेंज कर दें, प्लेस चेंज कर दें, इंटरचेंज, ओके, तो जो सम है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 + 2, सो आंसर इज -1। अब यदि 2 + -3 करते हैं तो भी आंसर क्या होगा? -1 ही होगा। दैट मीन्स इक्वल है। ओके, सो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ दैट मीन्स इनका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो चेंज करके यदि सम करें हम तो इनका जो आंसर वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो सम भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो यदि उनका ऑर्डर चेंज कर दे तो भी सम कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर दैट? नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर एनी 3 और मोर इंटीजर्स, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एनी 3, कोई 3 या फिर मोर 3 से भी ज़्यादा इंटीजर, इट डज नॉट मैटर विच 2 आर एडेड फर्स्ट and then their sum is added to the
थर्ड इंटीजर। दैट मीन्स देखिए इस तरह से है, 3 इंटीजर लिए यहाँ पर A, B और C। यदि A, B को एक ग्रुप बनाकर ऐड करें और देन प्लस C करें तो जो सम आएगा वो इक्वल होगा इस तरह की ग्रुपिंग के। दैट मीन्स A अलग से प्लस करेंगे, B प्लस C पहले सॉल्व करेंगे बिकॉज ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो B प्लस B का जो सम आएगा उसमें A को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल -2 + 5 + 4, इन दोनों का ग्रुप बनाया, -2 + 5 और +4 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देन सेकेंड स्टेप में हम इन दोनों इंटीजर्स का ग्रुप बनाएंगे और इसको अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों का आंसर देखते हैं क्या आता है। सो देखिए यहाँ पे -2 + 5 और +4 है ना, तो पहले -2 + 5 को सॉल्व करेंगे, देन हम 4 को ऐड करेंगे। सो -2 + 5 को सॉल्व किया तो हमें फाइंड होगा 3। देखिए 5 और 2 में सब्ट्रैक्शन होगा, ओके। सो हमें माइनस का साइन लगाना है या प्लस का? वेरी गुड, प्लस का लगाएंगे बिकॉज 5 इज पॉजिटिव है, ग्रेटर नंबर है 2 से, ओके। तो इसलिए 3 पॉजिटिव। अब +4 करेंगे तो हमें फाइंड हुआ 7। अब नेक्स्ट स्टेप में इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। -2 + 5 + 4, ओके। -2 + 5 + 4 को ब्रैकेट में लिखा, 5 + 4 = 9 और 9 + -2, ओके। सो यार -2 + 9 दैट मीन्स 7। तो आंसर देखिए दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ कि साहचर्य नियम। दैट मीन्स यदि हम नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं, है ना, इस तरह से ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो भी आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, 2 इंटीजर यदि हम लेते हैं तो उनका जो एडिशन सम है वो भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और उनका फिर क्रम चेंज करके ऐड करें तो जो सम आता है वो दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल, ओके। दोनों का सम कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था, 2 इंटीजर को ऐड किया था, फिर क्रम चेंज करा, इनका ऑर्डर चेंज करा और ऐड किया तो आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, देखिए, ओके। देन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर यदि होते हैं, ओके, तो उनकी ग्रुपिंग करते हैं, एक में अलग तरह से और एक दूसरे में अलग तरीके से, और सम कैसा होगा, सेम होगा। तो इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर 2, -2, 5 और 4 ये 3 इंटीजर लिए हैं, ओके। इन तीनों को अलग अलग वे में ग्रुपिंग किया है। जैसे यहाँ पर -2 + 5 + 4 इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा है। देन सेकंड स्टेप में -2 को अलग है और 5 + 4 का ब्रैकेट बना के पहले इनको सॉल्व किया, देन -2 को ऐड किया, ठीक है। तो दैट इज वेरी सिंपल, ओके। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज होता है बट सम कैसे होते हैं, सेम। कम्यूटेटिव लॉ में भी सम सेम रहता है ऑर्डर चेंज करने पर, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी में दोनों इंटीजर का सम होना चाहिए इंटीजर। क्लियर दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, if 0 is added to any integer, if 0 is added to any integer, the sum equals the integer itself। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यदि हम a इंटीजर लेते हैं उसमें 0 ऐड कर रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम 0 ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर में तो सम किसके इक्वल होता है, इटसेल्फ इंटीजर के, ओके। दैट मीन्स a + 0 क्या होगा, इक्वल टू a, इसी इंटीजर के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंटीजर लेते हैं 5 + 0, 5 + 0 = 5 इटसेल्फ, वही इंटीजर आया है। -5 + 0 भी इक्वल टू भी कितना होगा, -5। क्लियर है। देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को क्या कहा जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, बिकॉज जिस इंटीजर में हम 0 को ऐड कर रहे हैं हमें वही इंटीजर वापस फाइंड हो रहा है, ओके। तो इस जिस इंटीजर में हम ऐड कर रहे हैं ना 0 को, तो उस इंटीजर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वही नंबर वही इंटीजर हमें आंसर में फाइंड हो रहा है, ठीक है। सो 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, for every integer there exists a unique
integer such that their sum is 0. Each of such number is known as additive inverse. देखिए अभी हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम पढ़ रहे हैं एडिटिव इनवर्स, ओके, ऑफ द अदर फॉर एनी इंटीजर. सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका अपोजिट साइन वाला इंटीजर. दैट मीन्स a प्लस, यदि a कोई इंटीजर है तो a का दूसरा इंटीजर मीन्स अपोजिट साइन वाला इंटीजर क्या होगा, माइनस a. तो a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0. ओके, तो इनका आंसर कितना होगा, 0. फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर सच दैट देयर सम इज 0. ओके, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है इसका ये निगेटिव नंबर एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, और निगेटिव नंबर का पॉजिटिव ये एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स कहलाते हैं. ठीक है, सो क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स. क्लियर दैट. सो देखिए 3 प्लस, जब हम 3 में प्लस करेंगे -3 को तो हमें क्या फाइंड होगा, 0 फाइंड हो रहा है. दैट मीन्स 3 का एडिटिव इनवर्स है -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स है 3. ओके स्टूडेंट, अभी हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ी. अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं. स्टूडेंट, इससे पहले हमें पता है, बिकॉज हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स जिन दो इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो उनका जो सम है वो, और ऑर्डर चेंज करने पर जो सम आता है वो यदि इक्वल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. तो सब्ट्रैक्शन में क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, चेक करते हैं. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न द एडिशन इज कम्यूटेटिव. दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 5 + 2 इक्वल होगा 2 + 5. 5 + 2 इज इक्वल टू 7 और 2 + 5 इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 7. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है. What can we say about subtraction? Is subtraction commutative? So example से देखते हैं. 5 - 2 इज इक्वल टू 3. अब 2 - 5 इज इक्वल टू -3. अब 3 और -3 सेम है क्या, नहीं, ये दोनों डिफरेंट, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर है. सो इनका आंसर कैसा है, सेम नहीं है. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी पढ़ी है. क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि हम जिन दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए. ठीक है, तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. वही, ठीक है, बट ऑपरेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का. वहाँ पर हमने एडिशन कहा था. ठीक है, यहाँ पर जब हम दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो भी क्या हो, एक इंटीजर हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ठीक है, दैट इज फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b. दो अलग अलग इंटीजर है, यदि इनका प्रोडक्ट a b इज एन इंटीजर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल 3 and 4 आर इंटीजर. 3 और 4 क्या है, इंटीजर है. दोनों कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. सो 3 × 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12. ओके, तो 12 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, एक इंटीजर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई है. ठीक है, सो सिमिलरली -3 and 4 आर इंटीजर. ये दोनों भी क्या है, इंटीजर है, और इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, -12. ये भी एक इंटीजर है. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि हम जिन नंबर्स का एडिशन के लिए पढ़ा था तो हमने ऐड किया था. ओके, तो जिन दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज करने पर यदि हम ऐड करते हैं तो आंसर कैसा होना चाहिए, सेम. ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या प्रॉपर्टी है, सो लॉ तो वही लगेगा. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करना है. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस. दैट इज फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b. तो a और b
ए और बी, है ना, ये दो इंटीजर है, कोई दो इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट ए बी और बी ए, तो क्या होगा, सेम होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू भी 8। ठीक है, तो देखिए इक्वल सेम है। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। क्लियर दैट यदि हम निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -8 और -4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है, -8। हमने केवल इनका ऑर्डर चेंज किया है, ये इंटीजर चेंज नहीं करना है। क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है। दैट मीन्स पहले 2 लिख करके देन -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -8 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ रहा है, -8। ठीक है, तो होती है कम्यूटेटिव लॉ। देन प्रॉपर्टी थर्ड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने एडिशन में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, ए बी और सी। 3 इंटीजर्स लिए थे और ग्रुपिंग की थी, पहले a प्लस बी को ऐड किया, देन c को ऐड किया, देन हम उसका सम फाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम पहले b प्लस c का सम फाइंड करेंगे, देन a का साइन, फिर a को प्लस करते हैं, तो जो सम आता है वो कैसा होता है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 और मोर इंटीजर्स remains the same irrespective of the order in which the multiplication is carried out, that is for integer a b and c। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बनाया है, कम ग्रुपिंग की है, जैसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड करेंगे, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका c में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इन प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर ए बी ब्रैकेट सी, फिर ए को ब्रैकेट से बाहर है, देन बी और सी को ब्रैकेट में। ओके, तो इनको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सेम होगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब नंबर को, इंटीजर को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए -3, 2 और 4 ये 3 इंटीजर लिए हैं, तो पहले -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन नेक्स्ट स्टेप में 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन -3 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो पहले -3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइंड हुआ -6, देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा -24। ओके, देन -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए मैंने कहा था अभी, तो -3 को अलग रखा है और 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा 8 एंड -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -24। तो ये इंटीजर कैसा है, इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, the product of any integer and 1 is always the integer itself, that is for any integer a multiply by 1 is equal to 1 multiply by a is equal to a। तो देखिए the product of any integer and 1, कोई भी इंटीजर और 1 का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, इंटीजर इटसेल्फ आता है। a कोई इंटीजर यदि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो a फाइंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने एडिशन में देखा था कि जब a को 0 से ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर फाइंड हो रहा है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही इंटीजर फाइंड हो रहा है इटसेल्फ। ठीक है, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 क्या कहलाता है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज हम जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1 से, तो हमें वही नंबर फाइंड हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो -3 का यदि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 ही फाइंड हो रहा है हमें। ओके, सेम फाइंड हो रहा है नंबर, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, सो इसलिए कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को। क्लियर दैट। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है, -9। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज 0 फॉर एनी इंटीजर a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 0। देखिए
वी नो डेट कि हम कोई भी इंटीजर में यदि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 0 फाइंड होगा। ओके, तो किसी भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 फाइंड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो फॉर एनी 3 इंटीजर्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीजर एंड द सम ऑफ द अदर 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर एनी इंटीजर्स ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पर कोई 3 इंटीजर्स लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उसको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से समझते हैं। देखिए 3 इंटीजर लिए हमने ए बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इस तरह से यदि हमें अरेंज्ड लिखा हुआ है डेटा ए बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे देन ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और सी में, बी और सी दोनों से ए का मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब। ठीक है, तो दैट मीन्स ए बी प्लस ए सी। सो फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर। ओके स्टूडेंट, ये जो लॉ है ये हमें बहुत काम में आया था जब हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर सॉल्व किया था। ओके, वहाँ पर हमने मोनोमियल एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना सीखा है ना। दैट्स वेरी सिंपल। तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखिए फॉर एग्जाम्पल 9 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 6। अब बताइए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखिए 9 को सबसे पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस लगाएंगे, देन 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 9 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आदि आपको ये लॉ पता होंगे तभी आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर पाओगे, क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? वी नो दैट कि 3 यदि इंटीजर है तो उनकी ग्रुपिंग करते हैं हम, पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, देन जो एडिशन सम आएगा उसको सी, उसमें सी ऐड करेंगे। ठीक है, इसका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? b प्लस सी का सम प्लस a के सम से, है ना। यही होता है एसोसिएटिव लॉ। तो इसके ऊपर हमें इसको बेस पर वेरीफाई करना है और कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 इंटू 2 को फाइंड करेंगे, देन हम फिर इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और 2 को अलग से लिखेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 30। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई होता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन डिवीजन कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। डिवीजन में कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई होता है क्या, देखते हैं। कैन 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5 बी इक्वल? नो, 5 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल नहीं होगा। ओके, thus we can say that the division is not commutative। तो कम्यूटेटिव नहीं अप्लाई होगा यहाँ पर। कैन वी थिंक अबाउट सम अदर प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन? सो अदर प्रॉपर्टीज के लिए भी आप चेक करके देखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, आप चेक भी कर लेंगे कि क्या सारी प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाइबल है या नहीं है। ठीक है, तो दैट्स योर वर्क। ओके, सो स्टूडेंट हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, असाइनमेंट 1.3 गिवन है। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें गिवन रहेगी, तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? सो वेरी सिंपल कि हमें क्या करना होगा, वर्ड्स प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करेंगे, उसे समझेंगे कि इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो इन क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। इसकी सारे असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी जाएगी। सो वर्कशीट आपको सॉल्व करना है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप इनका रिवाइज कीजिए, इनको पढ़िए अच्छे से, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। थैंक यू।